हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। और बहुत सी चीजें हमने पढ़ ली थी। क्या आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, जोसेफ प्रिस्टले, इनके बारे में इतनी सारी बातें पढ़ ली थी। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे याद रखें समूह के कुछ दिन बाद जिससे सत्य को उपयोग करके अंधेरे में एक बार सूर्य के प्रकाश में देखा तो इस प्रक्रिया में प्राणियों द्वारा नहीं बने थे। हाँ, हमने यहां तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं आगे। जोसेफ प्रिस्टले ने प्रयोग वगैरह कर लिए थे 1854 से पहले। 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु 1854 के बाद में जूलियस वॉन सेचस ये एक नया नाम आ गया है। वैज्ञानिक का नाम है जूलियस, बड़े खूबसूरत नाम है ना, जूलियस वॉन सेचस। वॉन सेचस ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज बनती है। इसने कहा कि जब पौधा वृद्धि करता है ना, उस टाइम ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित होता है। एक आपका क्वेश्चन ये भी बन गया। तो पादपों में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है, स्टोर होता है पादपों में ग्लूकोज। अगर पूछे कि पादपों में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है, तो स्टार्च, और स्टार्च को हिंदी में बोला जाता है मंड। यहीं के साथ साथ आप एक बात और याद करो कि अगर प्राणियों में या मानव में पूछे तो ग्लूकोज का संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में। इसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ये भी आपको साथ के साथ याद रख लेना है। दो क्वेश्चन आपके ये बनते हैं। उसके बाद अध्ययनों से यह पता चला कि पौधे का हरा पदार्थ जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, पौधे का हरे भाग को हम क्या कहते हैं, पौधे के हरे भाग को हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये देखो सिंगल लाइनें हैं और आपको सिंगल लाइनों से क्वेश्चन उठाने होंगे। पौधे की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यानी कि लवक की बात कर रहा है यहाँ पे कि हम में होता है, तो क्लोरोफिल किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है। उसने क्या बताया कि ग्लूकोज पौधे में बनता कहां पे है, ग्लूकोज पौधे में बनता कहां पे है, तो उसने बताया कि क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल में बनता है ग्लूकोज। कब बनता है, जब पौधा वृद्धि कर रहा होता है और ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित होता है। इतने पैराग्राफ से क्या बातें पता चली, इतने पैराग्राफ से हमें बातें पता चली कि 1854 के बाद में जूलियस वॉन सेचस ने कहा कि पौधा जब वृद्धि करता है ना, उस टाइम ग्लूकोज का निर्माण होता है। और कहां बनता है, पौधे के हरे भाग यानी कि क्लोरोफिल में। क्या अब आप टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन, बड़े खूबसूरत नाम आ गया। अब आ गया टी.डब्ल्यू. कौन आ गया, टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन। टी.डब्ल्यू. एंजिलमैन 1843 से 1909 इसका टाइम पीरियड रहा था। पूछ सकता है कि द्वारा किए गए रोचक प्रयोग पर ध्यान दें। अब उन्होंने क्या प्रयोग किया, उस पर अपने ध्यान देते हैं। उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया। लो जी, प्रिज्म क्या होता है, मैं आपको वापस प्रिज्म पे ले चलता हूं। अपने ऊपर चलते हैं, यहां से फिर वापस हो जाएगा जगह, इतनी जगह बहुत है। प्रिज्म प्यारे बच्चों इस प्रकार का एक apparatus होता है। और मैं आराम से बनाता हूं आपको, देखते हैं कोई है क्या करती है अपने पास। चलो यहीं से उठाते हैं। एक प्रिज्म इस टाइप का कांच का बना होता है ये, ठीक है। कितने बताए समझो। अब एक श्वेत प्रकाश की लाइट गिराता हूं मैं, ये मान लीजिए श्वेत प्रकाश की लाइट गिराई। ये टूटती है प्यारे बच्चों 7 भागों में।
कौन कौन से में, वो 7 भाग में थोड़े बड़े बड़े बनाऊंगा। बैंगनी, और उसके बाद में बैंगनी, बैंगनी, नीला, और ये आसमानी कलर कौन सा होता है, शायद अपने ये मान लेते हैं आसमानी, हरा, पीला, और नारंगी, लाल। ये 7 भागों में है वो श्वेत प्रकाश होता है, वो टूट जाता है, इसको बोलते हैं बेनी आहा पिनाला। बेनी आहा पिनाला। प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो इन 7 भागों से गुजरता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। ये मैं आपको फिजिक्स में अच्छे से करवा चुका हूं, ठीक है। तो उन्हें प्रिज्म की सहायता से घटकों के रूप में प्रकाश को अलग किया, और फिर एक हरे शैवाल, एक हरा शैवाल लिया, और शैवाल का नाम था क्लेडोफोरा। क्या नाम था? क्लेडोफोरा। शैवाल का नाम भी याद रखना है, क्लेडोफोरा को, जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया, को प्रदीप्त किया गया। प्रदीप्त यानी कि उसको प्रकाश डाला गया उस पर। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए था। यानी कि बैक्टीरिया का पता किस लिए लगाया गया कि ऑक्सीजन कहां से निकलती है, उसका केंद्र पता लगाने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग किया गया। उसने पाया कि बैक्टीरिया लाल व नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्र हो गए थे। उसने देखा कि बैक्टीरिया थे वो लाल और नीले क्षेत्रों में क्या हो गए? एकत्र हो गए। कहां कहां पर हो गए? एक तो इस क्षेत्र में हो गए बैक्टीरिया इकट्ठे, और इस क्षेत्र में हो गए। 2 क्षेत्रों में बैक्टीरिया वो इकट्ठे हो गए थे। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम या एक्शन स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी के अवशोषण स्पेक्ट्रा में मेल खाता है। किससे मेल खाता है? ये क्लोरोफिल ए व बी के अवशोषण के स्पेक्ट्रम से मेल खाता है। मोस्टली इसने किया क्या कि इसने वैज्ञानिक का नाम आपको बता ही दिया, टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने क्या किया? प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ा प्रिज्म से गुजार कर, और फिर उसने उस पर एक हरे शैवाल क्लेडोफोरा को रखा, जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया और प्रदीप्त किया गया। उसने देखा कि बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र का पता लगाने के लिए इसने किया। 19वीं सदी, अब आगे 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशिष्टताओं के बारे में पता चल चुका था। 19वीं सदी तक जो पादपों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो विशेष मुख्य बातें होती हैं, उनका पता लगभग लग चुका था 19वीं सदी तक। जैसे कि पौधे में CO2, पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुछ अलग प्रतिक्रिया को अनुभवी समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब समीकरण देख लो कि क्या है कि CO2 प्लस H2O, प्रकाश CH2O प्लस O2। अब ये CH2O क्या है? तो ये प्यारे बच्चों ग्लूकोज है। क्या है? ये ग्लूकोज है। अब आपको सर ये ग्लूकोज कैसे हो गया? मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। देख लो ध्यान से, C6H12O6, 6 से 6 काट दो, 1 बच गया, और यहाँ पे 2 बच गया, तो CH2O प्राप्त हो गया। इसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। ये देख लो यहाँ पर CH2O एक कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज एक 6 कार्बन युक्त शुगर होती है। अगर यहाँ पर 5 होता तो पेंटोज शर्करा होती, 4 होता 4 होता कार्बन तो टेट्रोज होती, 3 होता तो ट्रायोज होती। वो सारी बातें हैं। आगे चलते हैं। एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी, अब आगे फिर एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी आ गया, जिसका नाम था कॉर्नेलियस वैन नील। कॉर्नेलियस वैन नील 1897 से 1985 तक। अब अगला वैज्ञानिक आ गया। बहुत गर्मी पड़ रही है प्यारे बच्चों, बहुत। कूलर पंखा सब फेल हो रखे हैं। पानी पी लेता हूँ, आप भी पी लीजिए।
आप भी पानी वगैरह पी लीजिए। चलिए, के प्रयोग ने प्रकाश संश्लेषण यानी कि कॉर्नेलियस वैन नील ने प्रयोग ने प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर को काम में लिया। किसको? मील के पत्थर को। अब कैसे काम में लिया देखते हैं। उसका अध्ययन बैंगनी व हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। कौन से कलर पर आधारित था? एक तो बैंगनी कलर के बैक्टीरिया और एक हरे कलर के बैक्टीरिया पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रतिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। उसने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण है जो एक ऑक्सीकरणीय अभिक्रिया है या ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। तो देखो भी, जैसे 2H2A CO2 से मिलकर 2A अलग हो गया, CH2 बन गया और इधर H2O बन गया। उसने क्या बताया? उसने बताया कि CO2 और H2O के मिलने से ग्लूकोज बनता है, लेकिन इसने बताया कि H2O और CO2 के मिलने से ग्लूकोज बनता है। हरे पौधे H2O हाइड्रोजन दाता होते हैं और ऑक्सीकृत होकर O2 देता है, यानी कि वो पौधे क्या होते हैं? हाइड्रोजन दाता होते हैं और हाइड्रोजन को त्याग कर O2 उत्पन्न करता है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 मुक्त नहीं करते। जब H2S बैंगनी में हरे बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता होता है तो ऑक्सीकरण होता है। उत्पादित जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है, न कि ऑक्सीजन। उन्होंने बताया कि अगर H2S लोगे आप, अगर H2O की जगह आप H2S लोगे तो ये सल्फर को सल्फेट में बदल देंगे, ना कि ऑक्सीजन को। बिल्कुल भाई। तो इसलिए उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन को क्या होते हैं? हाइड्रोजन के दाता होते हैं, पादप हाइड्रोजन के दाता होते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधे से द्वारा निकली गई ऑक्सीजन H2O से आती है और उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन में पौधों में जो O2 गैस बाहर निष्कासित होती है, O2 में जो O2 गैस पादपों में ऑक्सीजन बाहर निष्कासित वो कहां से आती है? तो वो आती है जल से, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। उन्होंने बताया कि जल से ऑक्सीजन आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में यह बात रेडियो ऑस्मोटिक तकनीक के उपयोग से सही प्रमाणित हुई और बाद में एक तकनीक आई रेडियो आइसोटोपिक तकनीक के द्वारा ये सही साबित हो गई। तो कुल मिलाकर समीकरण बनती है 6CO2 + 12H2O प्रकाश, और यहाँ पर आएगा क्लोरोफिल, C6H12O6 CH2O और 6O2। ये पूरी समीकरण होती है फोटोसिंथेसिस की। इसकी समीकरण होती है फोटोसिंथेसिस की। यहाँ ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है जल से निकलने वाली O2 को आइसोटोपिक तकनीक द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। यह एक एकल क्रिया नहीं है, यह बहुचरणीय प्रक्रम का वर्णन है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी कि एक चरण में नहीं होता, बहुत से लंबे चरण होते हैं। ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। अगली बात है कि प्रकाश संश्लेषण संपन्न कहाँ पर होता है। तो आपको पता है क्लोरोफिल में होता है। कहाँ पर संपन्न होता है? क्लोरोफिल में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण आपका संपन्न होता है क्लोरोफिल में। कहाँ पर? क्लोरोफिल में। देखते हैं, ये है आपका, पहले क्लोरोफिल को देख लो। ये जंतु सारा ना इसी का चक्कर है, देखा जाए तो पादपों में ये पाया जाता है, इसलिए पादप बेचारे इतनी मेहनत नहीं करते, है ना, यानी कि कोचिंग वगैरह नहीं जाते वो, और हमारे अंदर ये नहीं पाया जाता, इसलिए हमें कोचिंग वगैरह जाना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये पाया जाता तो हम भी फिर फोटोसिंथेसिस कर लेते। चलिए इसकी संरचना को देखो आप, हरित लवक, ध्यान से। ये सबसे बाहर की तरफ, बाहर वाले तरफ, जिसको बोलते हैं बाहरी झिल्ली। उसके बाद में ये नीचे की तरफ देखो, ये आंतरिक झिल्ली, ये बाहरी झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली। इसको देखो, ये सिंगल सिंगल हरी हरी लाइनें है ना, इनको बोला जाता है पीठिका पटलिका। क्या बोला जाता है? पीठिका पटलिका। और जब ये पीठिका पटलिका एक जैसी एकत्र हो जाती है तो इसे बोलते हैं ग्रेना या ग्राना, और इस खाली भाग को बोलते हैं पीठिका। और ये छोटे छोटे आप देखो, ये छोटे छोटे, इनको बोला जाता है राइबोसोम्स। क्या बोला जाता है?
राइबोसोम्स बोला जाता है। और ये बड़ा सा चक्कर साइकिल सा देखो आप, इसको बोला जाता है स्टार्च की कणिका। और ये जो अलग से बड़े बड़े गोले से आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, है ना, ये है आपकी लिपिड की बूंदे। क्या है? लिपिड की बूंदे। तो बाहरी परत, भीतरी परत, पिठिका, पटलिका, ग्रेना, पिठलिका, राइबोसोम, स्टार्च कणिका और लिपिड की बूंदे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसको बना लेना, ठीक है। 1 मिनट की वीडियो में है, आप इसको बना भी सकते हो, ताकि बना लोगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो प्रकाश संश्लेषण संपन्न यही होता है भाई, सीधी सी बात है। अध्याय 8 में पढ़ने के बाद निश्चित ही आपका उत्तर होगा कि हरी पत्तियों में, अथवा आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में। बिल्कुल निश्चित ही आपका उत्तर सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में संपादित होती है, लेकिन यह पौधों के अन्य सभी हरे भागों में ही होती है। अन्य सभी हरे भागों में ही होती है। क्या आप पौधे के कुछ विशेष भागों के नाम पता है जहां प्रकाश संश्लेषण संबंधित होता है? कुछ खास बात नहीं इसमें। आपने पिछली इकाई में पढ़ा होगा कि पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं। कौन सी? मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं। किसमें होती हैं? ये पत्तियों में, जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो पत्तियों में कौन सी कोशिकाएं होती है? मेसोफिल कोशिकाएं, जिसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है, जिससे वे इष्ट मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सके। क्या कर सकते हैं? इष्टतम मात्रा में, यानी कि ज्यादा मात्रा में प्रकाश को क्या कर सके? आपतित कर सके। इस विचार से हरित लवक कब तक अपने सपाट पटल भित्ति के समांतर पंक्तिबद्ध होते हैं? ये आपतित प्रकाश को कब तक लंबित होते हैं? आपको अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है, जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा, लेमिनी, स्ट्रोमा तरल होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जब मैंने कोशिका चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको डिटेल से ये बातें पढ़ाई थी। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है कि कौन सा भाग क्या काम करेगा। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो झिल्ली तंत्र क्या करता है? ये प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करता है? ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है भाई? झिल्ली तंत्र। तो सबसे पहले देखें तो झिल्ली तंत्र क्या काम करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट काम कैसे करता है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो झिल्ली तंत्र होता है वो प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करता है और एटीपी में वह एनएडीपीएच का संश्लेषण करता है और एटीपी व एनएडीपीएच को बनाता है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है, जो कि शर्करा का संश्लेषण करता है, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। कह रहा है कि स्ट्रोमा में क्या होती है? एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है, जो शर्करा का संश्लेषण करती है और बाद में स्टार्च में बदल जाती है। कहां पर? स्ट्रोमा में। अगली बात, पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि झिल्ली तंत्र वाली को क्या कहते हैं? प्रकाशीय अभिक्रिया, और यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित होती है। दूसरी प्रतिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है, अर्थात एटीपी व एनएडीपी जो सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होती है, इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है, जिसे आप कार्बन अभिक्रिया भी कहते हो। इस विषय में इस अध्याय में किया जाएगा। मोटी मोटी बात इसमें क्या है कि आपने पहले मैंने आपको संरचना दिखा दी, उसके बाद में ये कह रहा है कि उसके अंदर दो अभिक्रिया, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है? प्रकाशीय ऊर्जा को एटीपी और एनएडीपीएच में बदला जाता है। ये कहां पर होती है? झिल्ली तंत्र में, जिसे बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। अब स्ट्रोमा भाग में क्या होता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, यानी कि एंजाइमेटिक क्रियाएं होती हैं, शर्करा का निर्माण होता है और बाद में वो स्टार्च के रूप में बदल जाती है। तो ये अभिक्रिया वो अंधेरे में भी संपन्न हो सकती है, इसलिए इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं। ठीक है, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपको छोटी सी क्लास थी, मैंने आपको बोला था कि मैं टुकड़ों में इस टॉपिक को करवाऊंगा। गर्मी बहुत है, मुझसे भी इसके सामने ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जा रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आपके लिए क्लासेज वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।